ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम अमाइनो एसिड्स एज वेल एज प्रोटीन के बारे में जानने वाले हैं। सो मेजरली अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अमाइनो एसिड्स का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, वो जानेंगे। और उसके बाद थ्री डिमेंशनल प्रोटीन का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, जनरलाइज्ड, वो कैसे होते हैं वो हम जानने का ट्राई करेंगे। सो सो द वर्ड अमाइनो एसिड्स में टू वर्ड्स आते हैं, एक आता है अमाइनो और दूसरा आता है एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल है, बट ये मॉलिक्यूल के जो दो अलग अलग पार्ट्स है, वन इज अमाइनो पार्ट और दूसरा जो एसिड का पार्ट है उसको रिफर कर रहा है। सो जो अगर अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर निकालेंगे तो दैट विल बी NH2CHR, डबल बॉन्ड OH। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो एक्चुअली मतलब एक टूटेगा और फिर उसके बाद वो एम्फोटेरिक नेचर शो करने का ट्राई करेगा। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट एसिडिक है और ये वाला पार्ट बेसिक है, एज इन सेंस जो हमारा ये है एसिड बेस के जो मोस्टली डेफिनेशंस है वो होते हैं कि जो H+ को फर्निश करते हैं और जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उसको क्लासिफाई किया है एसिड एंड बेस। तो ये एसिडिक पार्ट है और ये बेसिकली बेसिक पार्ट है। सो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, नंबर वन, वो डाइपोलर स्ट्रक्चर के होते हैं, एज इन सेंस यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यहाँ पे, एज यहाँ पे वो कॉन्जुगेट कर सकता है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो प्रोटोनेट हो गया है। सो ये बेसिकली डाइपोलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन की है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज्यादा था एज कम्पेयर टू कार्बन, बट अभी वो प्रोटोनेट हो गया इसलिए और ज्यादा हो गया, इसलिए उसका जो बेसिकली डायरेक्शन है डाइपोल का वो ये हो जाएगा, इसीलिए उसको हम डाइपोलर स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो कायरल है। कायरल का मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी कैसे होती है? कार्बन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो सकता है, तो इसकी वजह से कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, वो चार बॉन्ड बनाने की कैपेबल होता है। तो कार्बन जो जब चार बॉन्ड बनाता है तो उसका शेप और उसका जियोमेट्री दोनों टेट्राहीड्रल होते हैं। मतलब जो उनका शेप और ज्योमेट्री है, अगर वो थ्री डिमेंशंस में हम बात करते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो वो 1 2 3 4, तो वो हम थ्री डिमेंशन में शो कर सकते हैं ऐसे। सो जो कार्बन होगा उसको हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और लेट्स से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड होगा, लेट्स से O-, और यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन NH3+ होगा और इनटू द प्लेन हाइड्रोजन होगा। सो ये उसका एक्चुअली स्पेशल अरेंजमेंट है। सो ये स्पेशल अरेंजमेंट जो थ्री डिमेंशनल में है, दैट इंश्योर्स मिनिमम रिपल्शन प्लस मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन। अभी अमाइनो एसिड्स में जैसे हमने कहा कि NH3+ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है और उसके बाद C डबल बॉन्ड O- ग्रुप है। यहाँ पे जो R ग्रुप है, जस्ट R ग्रुप के डिफरेंस के कारण हम 20 अमाइनो एसिड्स जनरेट कर सकते हैं। 20
अमाइनो एसिड्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब नेचर में जो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल को मैंने लाइस आउट कर दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सोनिक यूज़ किया और साउंड एक्चुअली हाई इंटेंसिटी का वो यूज़ कर दिया और उसको सेल को लाइस कर दिया, तो जो सारे मुझे प्रोटीन्स मिलेंगे उन सारे प्रोटीन्स को अगर मैंने माइल्ड हाइड्रोलिसिस कर दिया, इन माइल्ड हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो सारे मुझे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे ना, मैं उनको 20 डिफरेंट क्लासेस में मुझे 20 डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुझे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। मोस्टली बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपको 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। आपको सिंथेटिक भी मिल सकते हैं थोड़े दूसरे किंगडम्स या लाइक हम जिस इसकी बात कर रहे हैं वो यूकार्या का डोमेन है। बाकी जो डोमेन्स होते हैं आर्किया बैक्टीरिया, उसके अंदर हमको एक एक बार एक्सेप्शनली थोड़े ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लाइक 22 अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास ये पीएच स्केल है, मेरा पीएच स्केल यहाँ पे है pH 9, यहाँ पे है pH 7 विच इज़ माई फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच एज एन सेंस वो पीएच जिस पे मेरे मोस्टली बॉडी के और रिएक्शंस जो है वो होते हैं, इसलिए मैं उसको फिजियोलॉजिकल कहूँगा। यहाँ पे लेट्स से मेरा है 2 का पीएच विच इज़ एसिडिक पीएच। सो मेरे पास जो ये है लेट्स से मेरे पास ये है कार्बन हाइड्रोजन आर ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो अभी हम इस दो ग्रुप्स के बारे में हम कंसर्न्ड है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मेरा अमाइनो एसिड है जिसका मैंने आर ग्रुप अभी बताया नहीं है, इट कैन डिसोसिएट एंड बी इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम जो लेट्स से मेरा कांस्टेंट है, यहाँ K1 है K2 है, K1 और K2 जो दोनों है ना वो है K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K बैकवर्ड। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, राइट। सो K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड को मैं बेसिकली मेरा K इक्विलिब्रियम कहूंगा विच इज माई K1 एंड K2। इसके लिए K2 इज नॉट इक्वल टू K1 एक्चुअली। सो यहाँ पे जो मेरा K2 है दैट विल बी NH3 प्लस। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन दैट विल बी दिस HRC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे जो बनेगा दैट विल बी CHRC डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे H प्लस फर्निश हो रहा है। सो इस इक्विलिब्रियम में जस्ट इस पर्टिकुलर केस के बारे में अगर बात करें जहाँ पे H प्लस फर्निश हो रहा है C डबल बॉन्ड O माइनस से, लेट अस कंसिडर वहाँ पे मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ। सो ली शैक्लियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अभी पीछे की तरफ क्यों शिफ्ट होगा? बिकॉज मेरा जो K1 है दैट विल बी मेरा जो ये बना है एनायन बना है कार्बोक्सिलेट एनायन, वो टू द पावर 1 इनटू H प्लस का पावर 1 डिवाइडेड बाय जो मेरा ये है एक्चुअली अमाइनो एसिड है उसका पावर 1। मेरा जो K है दैट ओनली जो मेरा K है रेट कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आर्रेनियस फैक्टर, ये दोनों पे मेजरली डिपेंड करेगा। सो एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से मेरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे जैसे मेरा अभी लेट्स से न्यूमरेटर में मेरा जो है वो H प्लस बढ़ रहा है इसलिए न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो साइमल्टेनियसली उसको काउंटरएक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ना पड़ेगा और K1 को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मेरा जो ये है इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। इन केस ऑफ K1 मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, बैक शिफ्ट होगा ड्यू टू H प्लस का हाई कॉन्सेंट्रेशन। अभी यहाँ पे अगर H प्लस का हाई कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो बेसिक एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक वो ये वाला फॉर्म शो कर सकते हैं। अगर लेट्स से मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो ये फॉर्म शो करेगा जिसके अंदर जो मेरा ये है O और H है उसका बॉन्ड नहीं टूटा होगा, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्मेट में रहेगा। तो लेट्स से मेरा pH 2 है, इस 2 के अगर लेट्स से वो ऊपर रहता है तो वो C डबल बॉन्ड OH के फॉर्मेट में रहता है। साइमल्टेनियसली अगर वो ये इस चीज के नीचे रहेगा तो वो C डबल बॉन्ड O माइनस के फॉर्मेट में रहेगा। अभी यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं NH2 CHRC डबल बॉन्ड OH। लेट्स से ये K2 है इक्विलिब्रियम में, ये जो है H प्लस
यहाँ पे मेरा H प्लस है, ये H प्लस में यहाँ ऐड कर रहा हूँ सिस्टम को। लेट्स से ये बेसिकली मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेरा दो रिएक्टेंट्स है, ये मेरा रेट कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे अगर इन केस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है, मतलब मेरा जो सिस्टम है वो बेसिक बनता है। H प्लस का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो जो मेरा ये NH2 है, ये जो NH3 है वो NH2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा मेरे सिस्टम के अंदर, बिकॉज ली शार्टलेस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरा ये जो है इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर पीएच की स्केल में जैसे हम देख सकते हैं, pH 9 को pH 9 के नीचे, मतलब जब बेसिक होगा तब वो NH2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर NH3 प्लस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये है फिजियोलॉजिकल पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच एज इन सेंस जैसे मैंने दिखाया 2 है, 7 है, 9 है। इस फिजियोलॉजिकल पीएच में CO जो है वो कार्बोक्सिलेट एनायन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा और ये NH3 प्लस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है ये जो है ना, ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको मैं फिजियोलॉजिकल पीएच पे, मार्क माय वर्ड्स, ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये मेरा इस एम्फोटेरिक, एम्फो का मतलब हाइब्रिड होता है ग्रीक में, एम्फोटेरिक फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, एम्फोटेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको एम्फोटेरिक ये कहते हैं या फिर एम्फोलाइट कह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको उसका एम्फोलाइट कहते हैं। ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे इन दिस केस मेरा अजम्पशन क्या है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन जो है ना मेरा, वो ये है कि मेरा जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के जो मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा लेट्स से एसिडिक आर ग्रुप होता या बेसिक आर ग्रुप होता तो उसका भी डिसोसिएशन होता तब मुझे रिलेटिवली मुझे तब K1 और K2 की जगह फिर मुझे सब K1 और KR लेना पड़ता अगर मेरा वहां पे एसिडिक साइड चेन्स होते, और लेट्स से मेरा तब KR और तब K2 लेना पड़ता जब मेरा बेसिक साइड चेन्स होते। सो मेरे जो अमाइनो एसिड्स है, जैसे मैंने कहा कि मुझे 20 अमाइनो एसिड्स मिले सेल को लाइज करने के बाद बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, तो इन 20 अमाइनो एसिड्स को मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। अभी वो जो प्रॉपर्टीज है उनके दोज प्रॉपर्टीज विल बी कन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन, जो उनके साइड चेन होंगे ना, जो आर ग्रुप होगा उसके बेसिस पे होगा। तो उसका जो मेरा साइड चेन है उसके अंदर नंबर 1 है मेरा नॉन पोलर, लेट्स से नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मेरे कौन कौन से होंगे, मेरा होगा GAVL I और P। G स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, A है एलानिन, V है वेलिन, L है ल्यूसीन, I है आइसोल्यूसीन और P है फिनाइल आलिनीन। ये है नॉन पोलर। फिर उसके बाद लेट्स से मेरा साइड चेन पोलर है एज इन सेंस उसमें पोलैरिटी है, तो चार्ज है तो दो हो सकता है, इधर वो एसिडिक हो सकता है या इधर बेसिक हो सकता है। जैसे मैंने इनिशियली कहा कि वो डाइपोलर है, डाइपोलर का रीजन क्यों है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट दो अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचे, तो डाइपोल है, दो पोल्स है उसके अंदर। तो यहाँ पे लेट्स से एसिडिक है और बेसिक है, तो एसिडिक कौन कौन हो सकते हैं मेरे, तो एसिडिक हो सकता है मेरा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक जो है वो मेरे कौन कौन से हो सकते हैं, 3 होते हैं मेजरली, हिस्टीडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। हिस्टीडीन के अंदर बिकॉज दे आर बेसिक, उनके अंदर हम बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि उनके अंदर NH2 के ग्रुप्स है। तो जो हिस्टीडीन है उनके अंदर 2 NH2 के ग्रुप्स होते हैं, लाइसिन के अंदर 1 होता है और आर्जिनिन के अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं। फिर दूसरा होता है, एक होता है सल्फर कंटेनिंग। सो मेरा लेट्स से सल्फर कंटेनिंग है, तो सल्फर कंटेनिंग में क्या होगा, मेरा मिथियोनिन होगा और STI यानी सिस्टीन होगा। तो ये जो सिस्टीन होता है ना, इसका जो R ग्रुप है वो ये होता है CH2SH। तो अभी दो CH2SH आके ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, लेट्स से मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये 2 H ले लेगा और सिंपल केमिकल रिएक्शन है तो ऐसे ये बना, तो इसको डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहते हैं। जो लेट्स से हमारे हेयर्स के केराटिन वगैरह होते हैं ना, तो उनके अंदर ये मोस्टली होते हैं, हेयर के प्रोटीन, हेयर की, तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहते हैं। तो लेट्स से ऐसे 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस को एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन में,
तो इस पर्टिकुलर जो सेटअप होगा इसको मैं CSTINE कहूंगा, सिस्टाइन। दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है, यहाँ ये आता है या आ आता है, तो या फिर नेक्स्ट होता है मेरा अरोमेटिक। अरोमेटिक का मतलब क्या होता है, साइड चेन में मोस्टली जो है वो हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं। तो जो अरोमेटिक के तीन होते हैं कि लाइक उनका प्लेनर होना चाहिए, उनका टू लाइक 4n+2 के हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, वैसे वाले साइड चेन्स जो है ना वो मेरे होंगे। तो मेरे वो होंगे, वो दैट विल बी टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन। तो इनके अंदर जैसे इनके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन का जो साइड चेन होता है वो मोस्टली ऐसा होता है, जस्ट अ सेकेंड, एन CH2 और जस्ट सेकेंड या, सो ये मेरा है। तो इसके अंदर हम कैसा यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह चेक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये है राइट, कॉन्जुगेशन है राइट, मेरा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, तो मेरे पास डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स आते हैं। तो होमो और ल्यूमो के ट्रांजिशन के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे 6 ट्रांजिशंस मिलेंगे, तो मैं होमो और ल्यूमो के बीच में ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी प्रोटीन्स जो होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, हम अमाइनो एसिड्स को कहते हैं कि वो कायरल है। तो कायरल है तो उनकी कायरलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स लगेंगे। पैरामीटर्स एज इन सेंस क्या, तो हम नंबर 1 कह सकते हैं कि हम पोलैरिमेट्री कर सकते हैं कि उनका जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो किस डायरेक्शन में बेंड होता है, वो क्लॉकवाइज में करते हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं, कि उनका क्या सेंस है। सेकेंड होता है हम उसको फिशर्स प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं, और थर्ड होता है हमें कान इनगोल्ड प्रेलॉग का जो रूल है हम यूज कर सकते। तो अभी मोस्टली हम फिशर्स प्रोजेक्शन पे हम बात करते हैं कि लाइक फिशर्स प्रोजेक्शन होगा क्या करके। सो फिशर्स प्रोजेक्शन में लेट्स से मेरे पास ग्लिसर आल्डिहाइड है। ग्लिसर आल्डिहाइड जो का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, CHO OH H CH2 OH। ये है मेरा L ग्लिसर आल्डिहाइड, और उसका जो मिरर इमेज होगा दैट विल बी CHO OH H CH2 OH। ये डिग्लिसराल्डिहाइड। तो एल ग्लिसराल्डिहाइड के स्ट्रक्चर का जो बेसिस है, जो मेरा अमाइनो एसिड है उसके बेस पे होगा, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा जो मेरे अमाइनो एसिड है, जो मेरा एल ग्लिसराल्डिहाइड। तो इसलिए मैं अब मेरे अमाइनो एसिड्स को एल अमाइनो एसिड्स कहता हूँ। तो जो मेरा अमाइनो एसिड्स होंगे दैट विल बी सी, ये होगा आउट ऑफ द प्लेन। फिशर्स प्रोजेक्शन में ये आउट ऑफ द प्लेन है ऐसे डॉटेड, तो ये होगा NH3+, यहाँ होगा मेरा R ग्रुप, और यहाँ पे है मेरा H। तो ये मेरा आउट ऑफ द प्लेन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन टेट्राहाइड्रल है, तो ये मेरा होगा, तो 2 विद इन द प्लेन होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा और इनटू द प्लेन होगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमारा आई लगाते हैं और देखते हैं, तो जो ये मेरे 2 आर्म्स है ना वो एक्चुअली ये आर्म्स है, और ये जो 2 आर्म्स है ना ये एक्चुअली ये है, ये है, और ये है, ये एक्चुअली ये है, और ये एक्चुअली ये है। तो मैं ऐसे यहाँ पे आई लगा के यहाँ देखूंगा, फिर उसको मैं कॉन्फ़िगरेशन असाइन करूंगा, ये करूंगा। तो हम केमिस्ट्री में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। सो लेट्स से मेरे पास एक पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड अगर बन रहा है तो 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बन रहा है। ये मुझे पता है कि ये अमाइनो एसिड का जो है 3 डिमेंशन में एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये अमाइनो एसिड का 3 डिमेंशन में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब दोनों का बीच में बॉन्डिंग होगा ना, तब वहाँ पे हमें थोड़े डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दिखेंगे, थोड़े हमारे पास मतलब क्या कह सकते हैं, लाइक एंगल के अंदर हमें वेरिएशंस दिख सकते हैं, एंगल के अंदर में फ्रीडम दिख सकता है रोटेट करने का। तो हम उन डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोटीन के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। तो नंबर 1 लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास है
यहाँ पे लेट्स से कार्बन है, ये कार्बन है अटैच टू N, फिर H है, यहाँ पे उसका लाइक आगे वो एक्सटेंड करेगा ये अपना प्रोटीन का जो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पे मेरा R है, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन मेरा H है, और यहाँ पे मेरा कार्बन है। तो दो प्लेन, दो बॉन्ड्स इनटू द प्लेन, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन। तो ये इन द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, और ये लाइक इनसाइड द प्लेन है, ऐसा। सो यहाँ पे लेट्स से कार्बन डबल बॉन्ड हो N, लेट्स से ये मेरा लोन पेयर है, और ये H है, ये कार्बन है, ये मेरा आउट ऑफ द प्लेन कार्बन है, जस्ट अ सेकेंड, आउट ऑफ द प्लेन O है। यहाँ पे वो एक्सटेंड करेगा अपने वो पेप्टाइड बॉन्ड को। यहाँ जस्ट मैं इतना स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपको समझाने के ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ों को समझाने का मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ। सो ये, और यहाँ पे उसका आर ग्रुप होगा। सो यहाँ पे अगर जस्ट मैंने एक प्रोटीन का इतना वाला स्ट्रक्चर देखा, तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे मोस्टली फॉर्म हुआ है, जो सी डबल बॉन्ड O माइनस है और NH जो मेरा है लाइक NH H H प्लस है, तो ये दो H गया, यहाँ C गया, और ये C डबल बॉन्ड NH बना। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो यहाँ पे रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन में। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये एक्सेप्शनली ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो कार्बन का जो सिग्मा स्टार का ऑर्बिटल है, और जो नाइट्रोजन का जो बेसिकली मेरा ये है लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और जो मेरा ये है होमो है, वो लोअर हो जाता है, और जो ल्यूमो है वो हायर हो जाता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, बॉन्ड टूटता नहीं है इजीली, बिकॉज हमें इंटरेक्शन के लिए होमो और ल्यूमो में एनर्जी डिफरेंस बहुत से हैं, बट एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, इसलिए बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नहीं नहीं, zoom in करना है, zoom out करना है, sorry, नहीं नहीं, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, तो जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसका जो रोटेशन जिस एंगल पे होगा, उसको मैं ओमेगा कहूंगा। सो ओमेगा होगा कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके और नाइट्रोजन के बीच का जो मेरा एंगल है, उसको मैं कहूंगा। तो ये जो है ना, ये इधर 0 डिग्री है, या फिर ये सिर्फ 180 डिग्री हो सकता है, कि इधर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये इधर का इधर फ्लैप हो सकता है, और इसके अंदर और कोई डिग्री ऑफ ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है। जो दूसरा मेरा होगा ये वो होगा, ये मेरा जो कार्बोनाइल कार्बन है, और जो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इन दोनों के बीच में जो मेरा ये होगा रोटेशन, इसको मैं ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट करूंगा, साई। और यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, इसके बीच के डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। सो लाइक इसको अगर हम इमेजिन कर सकते हैं, तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, लेट्स से मेरे पास दो, लेट्स से बॉल्स है यहाँ पे, विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और उनको लेट्स से ये इनटू द प्लेन ना, ऐसे दो लकड़ियां लगी है जो ऐसे बेंट है, ये ऐसे ऐसे ये बॉन्ड है, और ये ऐसे बेंट है, यहाँ पे बेंट है, यहाँ पे बेंट। तो मैं इस लकड़ी को यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे ला सकता हूँ, ये ऐसे। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, साइमल्टेनियसली मैं इसको भी, लेट्स से मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ अभी ऐसे, तो मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वेरिएशंस मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अभी आप सोच के देखिए, यहाँ पे मेरा एक लेट्स से जस्ट मैं ये वाला एनालॉगस मॉडल कंसिडर करता हूँ, ये जस्ट ऐसे मॉडल समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं। यहाँ एक अमीनो एसिड है, उसको लेट्स से ये लकड़ी का ही मॉडल हम चूज करते हैं, ये कर सकते हैं। लेट्स से तीसरा वाला अमीनो एसिड भी है, ये भी मैंने लगाया, चौथा है, पांचवा, ऐसे कर। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो प्रोटीन होते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसके अंदर हर एक इसका अगर तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैंने उसको थोड़े एंगल से अगर इधर उधर कर दिया, तो मेरे पास बहुत सारे वेरिएशंस होंगे फिर भी। तो ये जो सारे मेरे वेरिएशंस है ना, ये स्पेशल 3 डिमेंशनल में, ये सारे वेरिएशंस फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके आर्किटेक्चर में।
सेल का जो आर्किटेक्चर है उसमें, सेल के प्रोटीन के जो आर्किटेक्चर्स है उनके अंदर। तो हम जी एन रामचंद्रन प्लॉट में यही देखने वाले हैं कि कौन से वाले वेरिएशंस अलाउड है और कौन से वाले वेरिएशंस डिसअलाउड है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी मोस्टली हम प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में अगर हम देखते हैं ना, तो प्रोटीन्स जो है ना उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, प्लस उनका जो फंक्शंस है वो डाइवर्सिफाइड फंक्शंस है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है उनके फंक्शंस के अंदर। सो हम रीजंस देखते हैं कि रीजंस क्या है बेसिकली इन डाइवर्सिफिकेशंस के लिए। तो नंबर वन रीजन हम कह सकते हैं कि जो मेरा ये था अमाइनो एसिड था ना, ये एसिड थी अमाइनो एसिड। सो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन से भी एक्सटेंड हो सकता है, इस डायरेक्शन से भी एक्सटेंड हो सकता है मेरे जो लीनियर पॉलीमर है वो बनाने के लिए। तो इसकी वजह से मेरा वेरिएशन नंबर वन क्रिएट होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक ऑप्शन होता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स का मैं चेन बनाऊँ, फिर सेम चेन इसका अमाइनो एसिड का चेन बना। ये तो ये नंबर वन मेरा रीज़न है कि ये। सेकेंड रीज़न है मेरा जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के होने की वजह से क्या होता है कि ये कार्बन है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मेरे 4 बॉन्ड है, टेट्राहाइड्रल है राइट, ये टेट्राहाइड्रॉन है। तो यहाँ पे मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूँ, इस बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, इसको। तो मेरे पास बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं एक पर्टिकुलर कार्बन में या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स में। तो साइमल्टेनियसली वैसे जब दो जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर और ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम वेरिएशंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो थर्ड वाला मेरा क्राइटेरिया है वो ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो अभी मेरा जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं तो उनका जो आर ग्रुप रहता है, आर ग्रुप। सो लेट्स से ये पॉइंट हम बाद में लेते हैं, पहले इसके पहले हम दूसरा वाला एक पॉइंट लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो मेरे पास जो लेट्स से फॉर मेरे पास जो अभी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अंदर जस्ट सेकंड क्या, सो मेरे पास जो प्रोटीन्स है दोज आर नथिंग बट द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स है राइट, ये अमाइनो एसिड्स के वो पॉलीमर्स है। तो इन पर्टिकुलर पॉलीमर्स जब बनते हैं और इनसे जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इनके अंदर कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। तो नंबर वन हम कहते हैं कि वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता है। तो वैन डर वाल इंटरेक्शन में कौन कौन से होंगे, एक होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक होगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, तीसरा होगा मेरा आयन डाइपोल इंटरैक्शन, चौथा होगा मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिफ्थ होगा मेरा आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। सो डाइपोल डाइपोल का इंटरैक्शन का मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है ऐसा, ये H है ये H है, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट मेरा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो मैं वाटर को एज अ ये दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव है या डेल्टा नेगेटिव है और इस डायरेक्शन में ये होता है। तो जो डाइपोल डिफाइन करते हैं ना, तब वो होता है जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डेड पेयर है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जब डाइपोल दिखाते हैं वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं, बट साइमल्टेनियसली जब फिजिक्स में दिखाते हैं, लेट्स से मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर मैं लगा देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिपल्शन आएगा यहाँ से अट्रैक्शन आएगा। तो तब मैं जब फिजिक्स में डाइपोल डिफाइन करूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में करूँगा, जस्ट जो दोनों में वो डिफरेंस है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का मतलब होता है जो दो डाइपोल के बीच में होता है। इंड्यूस डाइपोल का मतलब जो है जो नॉन डाइपोल के बीच में होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज है, वो नॉन डाइपोल है, तो इसके बीच में ग्लूकोज में और लेट्स से मेरे पास एक डाइपोल है, लेट्स से ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, इसलिए इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो जो मेरा ये होता है सॉल्ट होता है लाइक नमक जो होता है, नमक जो का इंटरेक्शन होता है वाटर के साथ वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है।
तो जो मेरा सॉल्ट है लेट्स से Na+ है और Cl- का जो लैटिस है वो वाटर के अंदर आने के बाद Na+ एक्वियस और Cl- एक्वियस के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो इसका अंदर जो वाटर है वो हाइड्रेट कर देता है इसको चारों तरफ से स्फेरिकली। तो ये हाइड्रेशन शेल बन जाता है इसके ये सराउंडिंग में हाइड्रेशन शेल। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। साइमल्टेनियसली अगर मैं कहता हूँ मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होता है, डेल्टा पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो इनके बीच में लाइक फॉर एग्जांपल HF है और फिर लेट्स से HF है, तो इनके बीच में लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर है, ये हो गया, या फिर अमोनिया है तो अमोनिया के अंदर भी वैसा होता है। तो ये बेसिकली मेरा ये है। तो प्रोटीन्स के अंदर मोस्टली कैसा होता है कि ये मेरा जो लेट्स से जैसे मैंने कहा अमाइनो एसिड जैसे NH3+ है, C है, H है, R है और फिर से C डबल बॉन्डो O-। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, इन केमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से ये जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है, ये सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा अमाइनो एसिड है जैसे R1 है, फिर वैसा ही और एक ऐसा मेरा ये है NH3+ है, C है, H है, C डबल बॉन्ड है, O- है, R2 है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, तो इनके इनके बीच के जो अट्रैक्शन है, इनके इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जो क्या केमिकल जो मेरा नेचर है, इस केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से एक फिजिकल पैरामीटर या मेरा फिजिकल आर्किटेक्चर डिफाइन हो रहा है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस इन केमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से मेरा डिफरेंस मेरे जो इंटरैक्शन है उनके अंदर डिफरेंस आता है, उनके अंदर डिफरेंस आता है। इसलिए प्रोटीन की जो ये है 3 डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट है, उनके अंदर डिफरेंस आते हैं। उनके अंदर डिफरेंस किस अकॉर्डेंस में आएंगे कि मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन और मिनिमम रिपल्शन हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेरा केमिकल स्ट्रक्चर है और जो मेरा यहाँ फिजिकल आर्किटेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इतने वेरिएशंस आते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के बाद। और चौथा वेरिएशन आता है लेट्स से मेरे पास ये है अमाइनो एसिड लेट्स से 1 है, ये लेट्स से 2 है। तो यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड्स हो सकता है, यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड्स। तो मोस्टली डाइपेप्टाइड का मतलब होता है कि जब 2 अमाइनो एसिड्स लिंक्ड हो। ट्राइपेप्टाइड का मतलब होता है 3 अमाइनो एसिड्स लिंक हो। वैसे टेट्रापेप्टाइड पेंटापेप्टाइड का मतलब। तो मुझे पता है कि यहाँ पे इस अमाइनो एसिड की जगह पे 20 अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं, यहाँ पे 20 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज पॉसिबल इज 20² विच इज 400। तो इतने सारे वेरिएशन है सिर्फ डाइपेप्टाइड्स में। साइमल्टेनियसली लेट्स से मेरे पास ट्राइपेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड में 20 × 20 × 20 विच इज 20 का क्यूब होगा, विच विल बी इक्वल टू 8000। साइमल्टेनियसली जो मेरा लेट्स से मेरे पास एक प्रोटीन है जो बेसिकली 100 अमाइनो एसिड से बना, दैट विल बी 20⁻100। मेरे थेरोटिकली अगर मैंने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से अगर लेट्स से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से मेरे इतने सारे पॉसिबल वेरिएशंस बन रहे जो मैंने अभी अबाउट डिस्कस किए ना, टाइप्स ऑफ वेरिएशन की वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से होगा और मेरे जो लेट्स से इसकी वजह से लीनियर पॉलीमर की वजह से होगा, इतने सारे वेरिएशंस हैं। बट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में सिर्फ लिमिटेड प्रोटीन्स है। तो उसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वैसा क्यों हो रहा है कि बेसिकली इतने वेरिएशन से, बट इतने वेरिएशन से सिर्फ हमारा सिलेक्टेड हुआ है। तो उनका रीज़न क्या है मोस्टली हम वो स्टडी करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट है वो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि मोस्टली होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अभी मैं सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के वक्त हम डिस्कस करेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर, ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा सेल है, उस सेल के अंदर मेरा प्रोटीन बन रहा है। तो प्रोटीन इज नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड्स का, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो जैसे मैंने कहा वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ये मेरा पॉलीपेप्टाइड बना है। तो ये पॉलीपेप्टाइड सेल्यूलर सिस्टम में जो मेरा एनवायरनमेंट है, कौन सा एनवायरनमेंट है सेल्यूलर सिस्टम में, एक्वियस एनवायरनमेंट है।
वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट है। वाटर का जो रहता है क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, बिकॉज उसका डाइलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट 81 to 89 के आसपास रहता है, राइट, इसीलिए। सो ये जो मेरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, वो स्पॉन्टेनियसली खुद के अराउंड फोल्ड हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनीथिंग वो फोल्ड आ जाएगा। तो इसका ही एक्सेप्शन ये रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स में ये रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स में बहुत सारे फिजियोलॉजी का बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं। जैसे मैं पीएच का स्ट्रेस आ गया, कभी टेम्परेचर का स्ट्रेस आ गया, तो ऐसे बहुत सारे अगर लेट्स से मेरे पास एबनॉर्मल कंडीशन आ गए, स्ट्रेस आ गए, तो ये प्रोटीन्स जो है वो ठीक से फोल्ड नहीं हो पाते, बिकॉज जो मेरा एनवायरनमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट में मेरे चेंजेस आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये प्रोटीन को वो ये हो अच्छे सही तरीके से फोल्ड हो, इसके लिए हमारे पास मशीनरीज होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर शेफेरॉन्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर शेफेरॉन्स होते हैं। तो हम जस्ट अभी नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करें, जहाँ पे अभी मेरा स्ट्रेसेस वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन है, मैं अभी नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से अभी मैं प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके एसोसिएटेड जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन होगा वो होगा मेरा क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा मेरा मेटाबॉलिज्म। सेकेंड जो मेरा होगा वो होगा सिग्नलिंग। थर्ड होगा वो होगा मेरा ट्रांसपोर्ट। फोर्थ होगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फिफ्थ होगा मेरा लाइक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है होगा मूवमेंट, और सिक्स्थ होगा मेरा डिफेंस। तो हम एक एक के ऊपर हम अच्छे से जाएंगे और उनका बेसिकली जो ये है पीछे का जो आइडिया है उनको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे कि मेजरली कैसा है करके। सो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक सेल ले लेता हूँ, उसके अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है ये मेरा, लेट्स। तो जब मैंने एक पर्टिकुलर सेल को कंसिडर किया है, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो है ना मेटाबॉलिक फ्लक्स होगा। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली एक जगह से जो है मेरा प्रोडक्ट जनरेट होगा, दूसरे जगह में वो कंज्यूम होगा। तो ये जो मेटाबोलाइट्स है ना, ये मेटाबोलाइट्स कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहेगा। तो ये जो है ना मेरा स्टेडी स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम का स्टेट है, स्टेडी स्टेट है और नॉन इक्विलिब्रियम का स्टेट है। तो ये मेटाबॉलिज्म का जो ये मेरा फ्लक्स है, इसको अचीव करने के लिए जो मेजर मेरा कंपोनेंट है ना, वो होगा मेरा उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा, उस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक एस्पेक्ट्स हो गए, लाइक उसका गिब्स फ्री एनर्जी होगा, एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी हो गया, ये सारी जो मेरी चीजें हैं, ये जो मेरा कंट्रोल करता है वो होता है मेरा एंजाइम। तो एंजाइम जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह को लोअर करता है। तो लेट्स से मेरे पास दो टाइप की चेंजेस हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक होगा फिजिकल चेंज और एक होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का अर्थ होता है कि जो मेरा फिजिकल एस्पेक्ट्स है उनके अंदर चेंज, लाइक फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, और फिर उसके बाद इलास्टिसिटी है, फिर उसके बाद उसका ये इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, ये सारे उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गए। केमिकल एस्पेक्ट्स का अर्थ क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन लेवल, उसका रिडक्शन, उसका लाइक फॉर एग्जांपल केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शंस, लाइक उसका हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ डेल्टा एच कंबशन, और बहुत सारे मैं डेल्टा एच को डिफाइन कर सकता हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन वगैरह करके। तो ये सारे उसके केमिकल एस्पेक्ट्स हो गए। सो मेरा जब एंजाइम जो मेरा कैटलिस्ट है वो वर्क करेगा, तो वो दो चीजें करेगा, फिजिकल चेंज प्लस केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे करेगा, खुद के स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में चेंज करके। और केमिकल चेंज कैसे करेगा, जो मेरा सबस्ट्रेट है,
उसके अंदर जो बॉन्ड के कनेक्टिविटीज है उनको चेंज करके, लाइक फॉर एग्जांपल उसके बेसिस पे हम एंजाइम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कोई हाइड्रोलेसिस होते हैं, फिर हाइड्रोक्सिलेसिस हम कह सकते हैं, फिर लाइपेजेस, लाइकेजेस, ये सारे हमारे जो टाइप ऑफ ये रहते हैं एंजाइम्स रहते हैं, ये उनके बेसिस पे ही रहते हैं कि उन बॉन्ड कनेक्टिविटीज को वो लाइक कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो वो उस एंजाइम की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे होगा, तो हम वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेजर चीज़ें हम उनको डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। सो जो मेरा ये है मैकेनिज्म है एक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना, सो जो मेरा मैकेनिज्म है एक्शन का, वो होगा, लेट्स से मेरे पास प्रोटीन है, वो पर्टिकुलर प्रोटीन थ्री डायमेंशनल अपने स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डेड है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पॉकेट बने हैं, ये जो मेरे क्रिवाइसिस बने हैं, ये मेरे एक्टिव साइट्स है। यहाँ अंदर जो है ना, ये एक्वियस एनवायरनमेंट को जो एक्सपोज हुए हैं ना, यहाँ पे मेरे ग्रुप्स होंगे, आर ग्रुप्स होंगे, आर ग्रुप्स। ये आर ग्रुप्स जो है वो स्पेसिफिक होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मिथ्योनिन का हो सकता है, फिनाइल एडेनिन का हो सकता है ये। तो ये ऐसे बेसिकली मेरा पॉकेट को अगर मैंने जूम किया ना, ऐसे मैंने अगर जूम किया, उसको जूम किया, तो ऐसा होगा। इसके अंदर एक जगह पे यहाँ लेट्स से फिनाइल एलेनिन होगा, यहाँ टायरोसिन होगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर बेसिकली सबस्ट्रेट आएगा, इनके साथ इंटरैक्ट करेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो लेट्स से मेरा ये है क्रिवाइस है, ये ऐसा मेरा ये, तो इसके साथ, और ये मेरा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का इनिशियली मेरे जो ये है यहाँ पे जो आर ग्रुप है ना, इसके साथ लूज बॉन्डिंग होगा। लूज बॉन्डिंग के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे टाइट बॉन्डिंग होगा। लूज बॉन्डिंग के बाद यहाँ टाइटली वो बाइंड कर जाएगा। यहाँ जब टाइट बाइंडिंग होगा तब यहाँ पे जो ये है चेंज होगा, उसके कंफर्मेशन में चेंज होगा, और फिर उसके बाद कंफर्मेशन के चेंज होने के बाद यहाँ पे उसके केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट होंगी। तो नंबर वन लूज बाइंडिंग हुआ, लूज बाइंडिंग के बाद टाइट बाइंडिंग हुआ, और टाइट बाइंडिंग के बाद यहाँ पे मेरे कंफर्मेशन चेंजेस हो गए, और फिर वो उसके सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है, उसके बॉन्ड कनेक्टिविटीज वगैरह वो उसको चेंज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जब एंजाइम प्रोसीड करता है रिएक्शन में, तो एंजाइम जो है पहले बात सबस्ट्रेट के साथ ना लूजली बॉन्ड करता है और टाइटली बॉन्ड करता है, तो इसके लिए वो इक्विलिब्रियम में रहता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ। फिर ये हाईली एनर्जेटिकली बहुत हाई ये है मेरा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये सस्टेन नहीं कर सकता, तो ये जल्दी से एनर्जी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी से एनर्जी प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो एंजाइम ऐसा कैटालिस्ट है वो जो विदाउट गेटिंग कंज्यूम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, और इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी इतनी हाई क्यों रहती है, बिकॉज वो बेसिकली जैसे मेरा ये है पॉकेट है, तो ये पॉकेट के यहाँ पे एक लोकल एनवायरनमेंट रहता है, उस लोकल एनवायरनमेंट के कारण यहाँ पे वो बहुत इफिशिएंटली सबस्ट्रेट को ये कर सकता है। तो मेरे पास लेट्स से ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जो है वो डिफ्यूज होंगे, ब्राउनियन मोशन के अकॉर्डिंग डिफ्यूज होंगे, और ये पॉकेट्स को ये क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये लोकल एनवायरनमेंट के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी इनकी हाई रहती है। सो जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स जो ये इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये नंबर वन फैक्टर रहता है उसका टेम्परेचर। लेट्स से टेम्परेचर लो है, तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, मेरा डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा सबस्ट्रेट का, तो इफेक्टिवली बाइंड नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से मेरा जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो स्लो हो जाएगा। तो मेरा एंजाइमेटिक एक्शन में कैसे डिफाइन करता हूँ कि रेट एट विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और रेट एट विच द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये नेगेटिव होगा, तो मैं उसको कंपेंसेट करने के लिए एक नेगेटिव साइन दे देता हूँ यहाँ पे, रिएक्टेंट फाइनल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट। तो चेंज में कैसे लिखता हूँ, लाइक फाइनल माइनस और कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, तो ये नेगेटिव होगा बिकॉज फाइनल तो कम होगा, तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन यहाँ लगा देता हूँ सो दैट ये पॉजिटिव हो। तो जस्ट ये इसका मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड से ये बेसिकली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वो होगा।
सेकेंड होगा मेरा, अगर जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मेरा ये था डिफाइंड था, ये डिफाइन कैसे था, मेरा एक केमिकल स्ट्रक्चर था, उसकी वजह से एक फिजिकल आर्किटेक्चर डिफाइंड था। ये जो आर्किटेक्चर है ये डिसमेंटल हो जाता है, मतलब ये आर्किटेक्चर है वो टूट जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और प्रोटीन डिसफोल्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो इफिशिएंटली ये नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो ग्राफ होता है वो बेल कर्व होता है, मतलब लेट्स से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और लेट्स से ये एक्टिविटी है विच इज डिफाइंड बाय रेट एट विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो बेल कर्व आएगा। तो इस पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर में उसको कहूंगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये हाईएस्ट ये दिखाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईएस्ट उसका एक्टिविटी दिखाएगा। इसका प्लस माइनस 10 डिग्रीज का अगर मेरा चेंज होता है तो उसका जो एक्टिविटी है, मतलब रेट एट विच मेरा फॉर्म हो रहा है वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा वो। सेकेंड है मेरा पीएच। पीएच इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच, ये जस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन का कि मेरा पीएच बेसिकली कितना है करके। सो अगर लेट्स से मेरे पास ये पर्टिकुलर ये है पर्टिकुलर प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनेगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का मतलब है बहुत सारे टाइप के आर ग्रुप्स होंगे। तो अगर बहुत सारे टाइप के आर ग्रुप्स है तो उनका बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई बेसिकली पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, कोई एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे H प्लस अगर मेरे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है तो सबके लिए वो चेंज हो रहा है, इसके लिए भी चेंज हो रहा है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो हर एक अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा उस चीज को। तो कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल बेसिक हो गए तो वो जल्दी से NH2 को NH3 प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये मेरा आर्किटेक्चर है, केमिकल आर्किटेक्चर जो मेरे बहुत सारे फोर्सेस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, वो फोर्सेस डिसमेंटल हो गए, बिकॉज जब मेरे पास अभी नए फोर्सेस आना शुरू हो गए, वो नए जो फोर्सेस के चेंज हो गए, तो वो फिर से 3 डायमेंशनल स्पेस में अपना जो ये होता है वो स्टेबिलिटी अक्वायर करने के लिए वो ये हो जाएंगे, फोल्ड जो फोल्डिंग है उनका चेंज हो जाएगा। सो मेरा जो ये रहता है एंजाइम रहता है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास यहाँ कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लेट्स से मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे लेट्स से मैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट डाल देता हूँ, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट डाल देता हूँ। तो ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट फॉर एग्जांपल मुझे पता है H2O प्लस CO2 जो है वो बनता है H2CO3, इसको मुझे लगता है इसको मुझे एनहाइड्रेस लगता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एंजाइम लगता है इस कन्वर्जन। तो इसके जो मेरे सारे मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट ब्राउनियन मोशन में रहेंगे। तो इनका अगर मैंने एक ये कर्व मैं प्लॉट कर देता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं रखता हूँ लेट्स से मैं एनर्जी, तो वाई एक्सिस पे रखता हूँ मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो जो कर्व आएगा वो गॉसियन बेल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे। सो एक पर्टिकुलर इसको जब हम रीड करेंगे हम ऐसा रीड करेंगे, ये वाला एनर्जी इतने फ्रैक्शन को करस्पॉन्ड करेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ये है लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्टिकुलर ए प्लस बी का रिएक्शन है, तो वो कैसा होगा, ये ए जो है उसका जो काइनेटिक है वो इसके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे 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 इधर बी की तरफ आएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो है फिर वो ऐसे बन जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए और सी था मेरा यहाँ पे, तो ये जब मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये लेट्स से धीरे धीरे सी भी टूटना शुरू होगा और ये बी बनना शुरू होगा, और ये फिर ए बी बनेगा और वे सी मेरा चला जाएगा। सो इसके लिए क्या होगा, मुझे एक पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो बेसिकली इसके रिपल्शंस को ओवरकम करके यहाँ पे ये बना सके। तो इसका अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे ये मेरा अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो होगा, फिर यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ उसका पोटेंशियल एनर्जी चला जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ मेरा वो चला जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, ये उसका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, मतलब धीरे 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 जैसे जैसे वो पास आएगा ना, ये मेरा आर है और ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 डिप होगा बिकॉज वो स्टेबिलिटी अक्वायर करे, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो नेट है मेरे वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं तो वो बॉन्ड नहीं बनता। तो यह बन रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा। बट एक जो और जो वो लेंथ है वो मेरा बॉन्ड लेंथ होगा, वो जो आर है वो बॉन्ड लेंथ होगा। उसके बाद अगर वो उसके आगे चला जाएगा तो रिपल्शंस डोमिनेट कर जाएंगे टू अट्रैक्शन। तो
इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ेगा, जो हमें ग्राफ से दिख रहा है। तो ये मोस्टली हम एक बेसिक मैकेनिज्म कह सकते हैं जिसके थ्रू मेरा बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। तो मुझे पता है कि जब मैं एनर्जी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करूंगा तो मेरे पास बहुत ये वाला जो रीजन होगा ये एक्सट्रीमली हाई एनर्जी के रीजन्स को करस्पॉन्ड करता है। सो लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है जो सिर्फ इतने वाले एनर्जी को फेवर करता है, इतने वाले, इसके अगर कम अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मतलब वो एक्टिवेशन बैरियर को ये नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम क्या करता है, या एंजाइम या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, ये जो मेरा ये है ना कि इतने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जस्ट उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है और यहाँ पे कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनका लो एनर्जी है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो एनर्जी का जो मेरा रिएक्शन है ना, रिएक्शन का रेट, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो मेरा डिफाइंड होता है वो होता है रेट एट विच लेट्स से प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, लेट्स से मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। तो कैटालिस्ट जो होते हैं वो मेरे एंजाइम्स होते हैं, वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, नॉट ऑर्गेनिक कैटालिस्ट बट बायोलॉजिकल जो होते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी का जो एक्टिवेशन है ना उसको लोअर कर देते, लेट्स से सॉरी, सो लेट्स से ये मेरा ये है रिएक्टेंट्स है, और लेट्स से ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच, जो डेल्टा एच है लेट्स से मेरा नेगेटिव है, तो इसके अंदर लेट्स से ये पाथ है जो एक्चुअली फॉलो हो रहा है। तो एंजाइम के आने के बाद क्या होगा, ये वाला पाथ जो है वो कम हो जाएगा और एनर्जी जो है वो मेरा लोअर हो जाएगा। सो ये बेसिकली मैकेनिज्म है जो बेसिकली मेरा एंजाइम फॉलो करेगा। सो एंजाइम का और एक जो मेरा ये रहता है एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट ये जो रहता है जिसकी वजह से सेल के अंदर मेरा मेटाबॉलिक फ्लक्स डिफाइंड होता है, वो होता है स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, लेट्स से मेरे पास पाइरूवेट है, पाइरूवेट है, ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, ये तीन मेजर रिएक्शंस दिखा सकते हैं। इधर ये पाइरूवेट जो है मेरा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, इधर ये मेरा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल कोए, लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड। तो मेरे पास सबस्ट्रेट एक है बट मेरे पास प्रोडक्ट तीन अलग अलग है। तो जो मेरा ये रहता है लेट्स से जो यहाँ पे एंजाइम वर्क कर रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसका टू इसका कन्वर्जन, यहाँ एक एंजाइम वर्क कर रहा है, इसका टू इसका कन्वर्जन, यहाँ एक एंजाइम वर्क कर रहा है, इसका टू इसका कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो तीन एंजाइम्स रहेंगे वो तीन अलग अलग एंजाइम्स रहेंगे, जिसकी वजह से जो मेरा ये है सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिकली इनको जाके बाइंड करेगा और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनेंगे वो स्पेसिफिकली उस एंजाइम के अंडर बनेंगे। तो जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है इन अकॉर्डेंस टू, इसका मतलब है मेरे पास एक सबस्ट्रेट हुआ तो भी चलेगा बट उससे मैं तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकता हूं। इसका मतलब अभी तक का जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि जो सेल जो मेरा ये है प्रोटीन है उसका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल, उसका जो बेसिकली है उसके मॉर्फोलॉजी की वजह से उसके या फिर इसकी वजह से क्या कहते हैं उससे मॉर्फोलॉजी की वजह से उसका जो फिजियोलॉजी है, केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसे मॉर्फोलॉजी या आर्किटेक्चर कह सकते हैं वो डिफाइन होता है। और इसकी वजह से मेरा जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब किस रेट से मेरा बेसिकली जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से वो डिफाइन हुए, तो ये इसको डिफाइन करता है, इनडायरेक्टली इसको डिफाइन करता है। तो ये बेसिकली मेरा इंपॉर्टेंस है वेरिएशंस का। तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्यों मेरे इनफाइनाइट वेरिएशन है, तो मैं मेरे इतने स्पेसिफिक वेरिएशन ही क्यों है, वो इसीलिए बिकॉज मेरा जब सेल इनिशियली बना था ना, मेरा जब इवोल्यूशन
वेरिएशन के वक़्त मेरा जो एनवायरनमेंट था वो एक्वियस एनवायरनमेंट था, वाटर था। तो मेरे जो प्रोटीन्स थे ना वो उनको उनके अकॉर्डिंग ये शेप होना पड़ेगा। बट मेरे सारे शेप्स जो है ना वो फिज़िबल नहीं होंगे। मेरे पास इनफाइनाइट इवन दो शेप्स होंगे, बट सारे शेप्स जो है वो एंजाइमेटिकली या फिर फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो मेरे पास कुछ ही होंगे वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होंगे। तो उन फिजियो कुछ ही होंगे फिजियोलॉजिकली एक्टिव होंगे, इसीलिए मेरे पास जो है इतने कम वेरिएशंस होते हैं जो बेसिकली नेचर ने सिलेक्ट किए हैं। सो मेटाबॉलिज्म का जो हमने अभी पार्ट है वो हमने कवर कर दिया है। अभी सेकंड जो हम पार्ट जो लेंगे वो होगा सेल सिग्नलिंग। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, थोड़ा-सा हम लाइक इसमें लेंगे, लाइक लाइटली तो ऊपर-ऊपर से हम जस्ट करने का ट्राई करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेट्स से मेरे पास एक प्रोटीन है वो एम्बेडेड है। ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है ना लेट्स से सिग्नलिंग में पार्ट लेता है। सिग्नलिंग में कैसे पार्ट लेते हैं, तो इसको लेट्स से एक आके ट्रायंगुलर रिसेप्टर बाइंड होता है, इसकी कन्फर्मेशन भी चेंज होगा और इसके अंदर इसके बाद यहाँ पे एक कैस्केड ट्रिगर होगा। वो कैस्केड फिर जाते-जाते न्यूक्लियस तक जा सकता है, फिर उधर जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, उसकी वजह से सेल के एनवायरनमेंट में चेंज होगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, सेल के स्पेस में और सेल के टाइम में दोनों में चेंज आएगा सिग्नलिंग की वजह से। तो एक एग्जांपल है सिग्नलिंग का मेरा, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नलिंग। तो मेरे पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स एज इन सेंस ऑफ लाइक एसिटाइल कोलिन वगैरह, तो इसके अंदर वर्क करते हैं। थर्ड जो मेरा होगा वो होगा मेरा ये ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर भी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। तो भी सेल मेम्ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंस हम बाद में देखेंगे आगे लेक्चर में, जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अगर जब हम डिफाइन करते हैं तो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बाई लेयर का मेम्ब्रेन है ऐसे, तो हम इसके अंदर ना एक थर्मोडायनामिक सिस्टम डिफाइन करते हैं, एक एंथैल्पी डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का वो यूज होता है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में स्पेस एंड टाइम डिफाइन कर सकता हूँ। रेगुलेशन इन स्पेस, रेगुलेशन इन स्पेस और रेगुलेशन इन टाइम डिफाइन करता हूँ। तो रेगुलेशन इन स्पेस का मतलब होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट की डिफरेंस की वजह से प्रोटीन के मैं रेगुलेशन को मैं इधर में चेंज कर सकता हूँ। और टाइम का मतलब है काइनेटिक्स। तो लेट्स से मेरे पास एक प्रोटीन है एम्बेडेड, तो मेरे इस प्रोटीन के पोजीशन के कारण यहाँ पे मैं उसका जो में इन्फ्लक्स है मेटाबोलाइट्स का, नॉट मेटाबोलाइट्स बट जो मेरे ये है सबस्ट्रेट्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का या फिर उसका जो स्पेसिफाई लाइक ट्रांसपोर्ट है, मैं उसको मैं रेगुलेट कर सकता हूँ। और दूसरी बात होता है मैं उसको टाइम में मतलब काइनेटिकली मैं उसको उसके रिएक्शंस को मैं उसको ये कर सकता हूँ, लाइक क्या कहते हैं उसको रेगुलेट कर सकता हूँ। तो स्पेस और टाइम दो चीज़ों में ये होगा, रेगुलेट होगा। सेल मेम्ब्रेन का और एक इंपॉर्टेंस होता है कि सेल मेम्ब्रेन के जब मैं डिफाइन करता हूँ तो एक स्पेसिफिसिटी डिफाइन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो स्पेसिफिसिटी आता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन है, तो ये मेरा हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है, तो उसके बाहर भी हाइड्रोफिलिक उसका हेड होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन फेवर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरैक्शन उसके अकॉर्डिंग फेवर होंगे। इसकी वजह से सिलेक्टिविटी आएगा, सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिवली उन्हीं इनको ये करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रॉस जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, वो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, उसका जो लेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद जो इसका ये है लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों साइड वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब भी मैं एक पर्टिकुलर ये डिफाइन करता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे एक एस्टैब्लिश कर सकता हूँ ग्रेडियंट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ का स्पेस और यहाँ का टाइम और यहाँ का स्पेस और यहाँ का टाइम ये अलग अलग मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। इसीलिए जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसका ये बेनिफिट वो रहता है कि मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग ये डिफाइन कर सकता हूँ, पीएच अलग ग्रेडियंट वगैरह वगैरह। तो ये होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स से यहाँ से मेरा बाहर जा रहा है, तो वो भी स्पेसिफिकली उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एटीपी भी मेरा जो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है या फिर जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बाहर से आ रहे हैं, तो वो सब इसके उस पर डिपेंड करेंगे। तो मेरे पास एक स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टर्स भी वो रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स मोस्टली क्या कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे
पास यहाँ पे है, तो वो लेट्स से इसका ट्रांसपोर्ट है कैल्शियम 2+ का, तो कैल्शियम 2+ को ये स्पेसिफिकली बाइंड करेगा और अंदर भेजेगा। लेट्स से मेरा इसका ट्रांसपोर्टर है सोडियम प्लस का, और सोडियम प्लस को ये करेगा। तो ये एक मेरा रहता है सोडियम प्लस पोटेशियम का गेट रहता है जो मेरे न्यूरॉन्स में रहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो ये रहेगा। एक मेरे पास लीकेज चैनल्स रहते हैं, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन वर्क करते हैं, ये अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन वर्क करते हैं लीकेज चैनल्स। तो ये सारे मेरे जो है वो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कि बेसिकली मेरा ये रहता है। तो जो प्रोटीन का ये पार्ट रहता है जो एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड, ये पर्टिकुलर एम्बेडेड पार्ट जो रहता है ना, वो एम्बेडेड पार्ट मेरा हाइड्रोफोबिक होता है। और ये जो बाहर की पार्ट होते हैं ना, दोनों एनवायरमेंट को एक्सपेयर, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। सो ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा होता है कि मैंने अभी जो कहा ये मैंने इंटर सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट का, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में आ रहे हैं या फिर एनवायरनमेंट से यहाँ आ रहे हैं। जैसे इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे 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 ऐसे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 तरीके से हमारे सेल में रहता है। एक होता है ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेट में, एक रहता है वेसिकल्स के फॉर्मेट में, और एक है लैमेला के फॉर्मेट में। तो लेट्स से मेरे पास ये है, तो मेरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। मोस्टली कौन से प्रोटीन्स बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। कौन से मोस्टली लिपिड्स बनते हैं? फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। तो ये वाले जो लिपिड्स और ये होते हैं ना, ये बेसिकली बल्ज आउट होते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाते हैं उनकी डिस्पैच करने के बाद लेट्स से गोल्जी को। यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, ये वेसिकुलर ट्रैफिकिंग कहते हैं इसे, ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, वेसिकल्स का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो ये गोल्गी जाते हैं, फिर गोल्गी उसको अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई करके डिस्पैच करता है अलग अलग लोकेशन को, या फिर यहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच होकर सेल के मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो सकते हैं। तो सेल्स के अंदर ये कंटिन्यूसली वेसिकुलर इफ्लक्स रहता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट प्लस एक ऐसे ये रहता है, फ्लक्स रहता है, नॉट इफ्लक्स बट एक फ्लक्स रहता है। तो जो मेरा गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी, उसको मैं कहता हूं सेंटर फॉर वेसिकुलर ट्रैफिकिंग। यहाँ पे इसके थ्रू मेरा ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है? जो मेरा ये रहता है वेसिकल रहता है, उसके ऊपर प्रोटीन्स रहते हैं। वो प्रोटीन्स जो है वो स्पेसिफिकली उधर ही जाके बाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि किस जगह पे जाना है करके। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाना है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, लाइसोसोम्स की तरफ जाना है, गोल्गी अपैरेटस की तरफ जाना है, तो कहाँ जाना है? तो ये बेसिकली वो बताता है। नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट है मेरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल्स को प्रोटीन कैसे देते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मोस्टली हमारे साइटोस्केलेटन के फॉर्मेट में देते हैं। साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन के मेजरली 3 मेरे ये है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स, जिसको मैं माइक्रोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो मेरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो मेरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल के जो मेरा अलग की माइक्रोट्यूब्यूल है, ये मेरा कंप्रेशन बियरिंग होते हैं। ये जो मेरा एक्टिन फिलामेंट्स है, ये मेरे टेंशन बियरिंग होते हैं। और ये जो है ना, ये जो मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई रहती है, रिजिडिटी हाई रहता है, और साइमल्टेनियसली इनके अंदर लॉन्ग रेंज इलास्टिसिटी रहता है। इलास्टिसिटी जो है वो लॉन्ग रेंज में रहती है, इलास्टिसिटी। तो इनका अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अगर हम कर्व हम उनके अंदर डिफाइन करेंगे ना, तो 3 अलग अलग कर्व्स आएंगे यहाँ पे। ऐसे 3 अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर मेरा लेट्स से स्ट्रेन है, तो उसको कितना स्ट्रेस चाहिए मुझे करना, तो उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि लाइक मेरा वो लाइक क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है कि एक्टिन है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो हम उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं।
तो ये जो मेरा इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट डायनामिक नहीं होता, इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्सट्रीमली रिजिड रहता है और टेंसाइल रहता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा स्किन का आउटर सेल है, जो मेरा स्किन का आउटर सेल है, स्किन का जो लेट्स से मेरा आउटर सेल है, वो बने होते हैं एक टिश्यू से जिसको हम कहते हैं केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये जो केराटिन है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है ना, इनके अंदर केराटिन के फाइबर्स रहते हैं। तो मेरा जो केराटिन है, वायमेंटिन है, ये सारे मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के टाइप्स आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर 5-6 की कैटेगरीज रहती है, तो ये उनके टाइप्स है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी स्किन फ्लेक्स है, तो स्किन फ्लेक्स जो मेरे अपर डेड स्किन है, वो कैसे बनते हैं? नीचे वाले सेल्स जैसे ऊपर माइग्रेट करते हैं, जैसे नीचे सेल डिवाइड होता है तो ऊपर ये वाले सेल्स जो है ऊपर पुश होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर पुश होते हैं वो डेड हो जाता है। तो ये वाला जो अंदर का मेरा ये है क्या कहते हैं, लाइक लेट्स से मैं एक सेल ले लेता, वो सेल मरने के बाद भी, सेल का डेथ होने के बाद भी मुझे अंदर उसका ये दिख सकता है, केराटिनाइज जो ये रहते हैं मेरे फाइबर्स है, वो मुझे वो दिख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, बिकॉज वो एक्सट्रीमली ये रहते हैं, डायनामिक नहीं रहते हैं। तो वो डायनामिक नहीं रहते, इसीलिए उनका जो ये लाइक उनका ब्रेकेज और जो फॉर्मेशन है वो बहुत ये होता है, रेयर होता है, मतलब उतना इफिशिएंट, उतने फास्ट नहीं होता, वो एक्सट्रीमली स्लो रहता है। नेक्स्ट रहता है सेल का मूवमेंट। अभी मूवमेंट एज इन सेंस, अगर सेल को लोकोमोट करना है तो सेल लोकोमोट अगर कर सकता है तो मोस्टली सेल्स के अंदर जो फ्लैजेला होते हैं उसके थ्रू मोस्टली वो कर सकता है, सेल्स का जो मूवमेंट होता है ना वो कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल सेल में दो होते हैं, एक होता है कि सेल्यूलर मूवमेंट, सेल का एंटायर जब सेल मूव करता है, और जो है वो इंट्रा सेल्यूलर मूवमेंट। तो इंट्रा सेल्यूलर मूवमेंट मोटा प्रोटीन्स के थ्रू हमें अक्वायर होता है। तो लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए डाइनिन्स रहते हैं, काइनेसिन्स रहते हैं, एक्टिन्स के लिए हमारा जो ये रहता है वो मायोसिन रहता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के लिए हमारे पास नो मोटा प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास पोलैरिटी नहीं होता, क्योंकि उनके जो बंडल्स रहते हैं ना वो एक डायरेक्शन में स्टैक नहीं होते, कि एक डायरेक्शन पहले बंडल्स इस डायरेक्शन में स्टैक होते हैं, एक इस डायरेक्शन में होते हैं, तो नेट पोलैरिटी जो है वो जीरो हो जाते हैं वहाँ पे, जब बंडल्स ऐसे स्टैक हो जाते हैं। तो जो मूवमेंट्स है वो इस डायरेक्ट अकॉर्डिंग होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्टिन। तो एक्टिन क्या करता है कि जो मेरा ये है जो मेरा सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जो एक्टिन रहता है ना, एक्टिन जो ये आउटर बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री में ज्यादा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में रहता है, लेकिन बहुत उसका मेश ऐसा रहता है, मेश। तो मेश की वजह से जो बाहर वाला है ना वो जेल के फॉर्मेट में रहता है, और अंदर वाला है ना वो सोल के फॉर्मेट में रहता है। इसलिए हम कहते हैं सोल और जेल एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं सेल्यूलर सिस्टम्स के अंदर। और ये जो एक्टिन है ना, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करवाता है। एज एन लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से ये सेल है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स से मेरे पास ये सेल है, प्लांट का सेल है, तो उसको एक डिफाइंड सेल वॉल है। लेट्स से सन मेरा यहाँ पे है, तो प्लांट के पास एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर। तो यहाँ पे जो मेरा क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन है, उस पोजीशन को सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, लाइक सन की डायरेक्शन में उसको जब करेंगे तब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वजह से मैक्सिमम इफिशियंसी हमारा डिलीवर होगा वहाँ पे। तो इसके लिए सेल जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो अडॉप्ट करता है यहाँ पे, तो वो एक्टिन्स के थ्रू होता है। साइमल्टेनियसली मेरा जो ये रहता है ना ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये, तो लेट्स से सेल है, अमीबा है लेट्स से, तो अमीबा का एक अनडिफाइंड शेप रहता है ऐसा। तो अमीबा का जब फैगोसाइटोसिस होता है ना, वो सूडोपोडिया के फॉर्मेशन से होता है। सूडोपोडिया कैसे होता है? यहाँ पे जो एक्टिन फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये बेसिकली ऐसे ये बनाते हैं क्रिसेंट शेप। तो ये बाद में उसको एंगल्फ करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, और फिर उसको फैगोसाइटोस कर देते हैं। तो जो एक्टिन मेरे रहते हैं ना, वो एक्टिन मेजरली मेरे तीन ये बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, मूवमेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक होता है फिलोपोडिया, एक होता है लैमेलोपोडिया, और एक होता है सूडोपोडिया। फिलोपोडिया 1D होता है, लैमेलोपोडिया जो मेरा 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और सूडोपोडिया मेरा ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है।
माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करते हैं कि जो मेरा सेल है, सेल का जो अजिलिटी है, मोस्टली अजिलिटी एंड मोबिलिटी, वो उसको कंट्रोल करते हैं थ्रू फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम के अंदर मेरे जो ये रहता है ना फ्लैजेला, या फिर उसके फ्लैजेला को जो बेसल बॉडी रहता है ना, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो अरेंज रहते हैं ऐसे कॉन्सेंट्रिक फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स एंड डबलेट्स। तो वहाँ पे जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस वगैरह होता है ना, तब जो मेरा ये है, इसका जो सेल है वो मूव करना शुरू करता है। इसके अंदर जो है ना ये पैटर्न्स आना शुरू होते हैं, मतलब वेव के फॉर्मेट में ये करता है। तो इसकी भी इफिशियंसी अगर हमें बढ़ानी हो तो हमें पता है कि उसका जो वेव एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो वेव नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके थ्रू क्या होगा कि उसका जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा और वो अच्छे से आगे की तरफ मूव कर पाएगा। नेक्स्ट मेरे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, जैसे मैंने कहा जो मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मोस्टली सेल की जो ऑर्गेनेल्स है ना उनकी पोजीशन को अडहेर करके रखते हैं, अडहेर उस पर्टिकुलर पोजीशन में, सो दैट दे डोंट मूव एंड कोलाइड, और कंटिन्यूसली वो मोशन में ना रहे। तो उस पर्टिकुलर इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एक सिस्टम को ऐसे वो डिफाइन कर देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से लाइक फॉर एग्जांपल मेरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर्स है मेरे ऐसे। तो न्यूक्लियर पोर्स के अंदर ना एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का टाइप रहता है जिसको लैमिन कहते हैं। तो लैमिन का नेटवर्क अंदर की तरफ ही रहता है। तो लैमिन नंबर 1 क्या करता है ना, दो काम करता है। एक होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और एक रहता है वो होता है मेरा जीन रेगुलेशन। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो मेरा ये रहता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट रहता है ना, वो जस्ट इसके मेम्ब्रेन और इस बाउंड्री को अच्छे से डिफाइन करने से हो जाता है। और जो मेरा ये है जीन रेगुलेशन है, वो बेसिकली अंदर ये जो क्रोमोसोम का पोजिशनिंग है, वो पोजिशनिंग और वगैरह को डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मैं उधर जो जीन को रेगुलेट कर सकता हूँ। मतलब जो मेरे यू क्रोमैटिन होते हैं, जो मेरे हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं, उनका जो पोजिशन है वगैरह वगैरह, उनको वो रेगुलेट करके ये करते हो। जस्ट मैंने एक रफ आइडिया दे दिया, जस्ट एक रफ स्केच दे दिया कि उसके थ्रू क्या होता है करके। तो ये मोस्टली आज हमने कवर किया कि लाइक जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं क्या होते हैं, उनके पीछे का जो आइडिया है वो क्या होता है। तो पता है कि लाइक वो प्रोफेसर के लेक्चर के स्लाइड से थोड़े अलग है, बट इसके पीछे का जो आइडिया है वो जो है उसको मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है जो है मोस्टली आज हमने डिस्कस किया है और कवर किया है। तो एक मैं जस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास डीएनए है। अभी अभी तक डीएनए हमने डिस्कस नहीं किया, बट लेट्स से अभी मैं बताता हूँ। डीएनए है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड नहीं है बट ठीक है राइट हैंडेड है, अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज होगा। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, बाइंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, एनर्जी वगैरह लगेगा। तो क्या होगा, जब डीएनए पॉलीमरेज ये काम करेगा तो एनर्जी जो है वहां से रिलीज होगा। तो पॉइंट क्या है कि जब डीएनए पॉलीमरेज ये काम करता है ना, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास डीएनए है, और डीएनए के अंदर जब मैंने ये डाला है, डीएनए पॉलीमरेज डाला है, उस पॉलीमरेज के एक्शन की वजह से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे। मतलब बिकॉज क्या होगा, इसका जो ये है बॉन्ड का जो मेरा लाइक अभी मैंने यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड मेरा यहाँ से टूट गया, यहाँ से डीएनए लाइक पॉलीमरेज जब वर्क करता है वो कैसा करता है, ये यहाँ से पहले डीएनए हेलिकेस इसको तोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज ने एक्चुअली डीएनए हेलिकेस इसको एक्चुअली तोड़ेगा, पॉलीमरेज मैंने एक्चुअली गलती से बोल दिया। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको आके यहाँ पे जो है मेरे डीएनटीपी से उनको आके जोड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज हो। तो इज इट पॉसिबल कि मुझे अगर पता हो कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि मेरे जो डीएनए के लेंथ है वो क्या होगा, या फिर एनर्जी के रिलेटेड मेरे पैरामीटर्स क्या होंगे। लाइक मुझे पता है एनर्जी इतने में, लाइक दो हाइड्रोजन, यहाँ ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बन रहे हैं, जी और सी के बीच में तीन बन रहे हैं। तो जितना एनर्जी मेरा रिलीज होगा, अगर मैंने उसको क्वांटिफाई कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, क्या मैं उस बेसिस पे बता सकता हूँ कि मेरे कितने ए और टी और ए टी और जीसी के बॉन्ड्स मेरे बने हैं, क्या
ये पॉसिबल है। तो अगर हम सोचें तो हमें थ्योरेटिकली लग सकता है कि यस ऐसा हो सकता है, बिकॉज़ लेट्स से मेरे पास सेंसिटिव ये है इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ठीक है मैं कहता हूँ ओके हो सकता है। बट अगर हम देखें तो जो मेरा डीएनए पॉलीमरेज़ है, जैसे मैंने कहा कि वो एक एंजाइम है, तो वो क्या करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो उसको लोअर कर देगा, जिसकी वजह से जो मेरा एनर्जी रिलीज़ होगा ना वो एक्चुअली कम होगा, जिसकी वजह से एरर आएगा मेरे कैलकुलेशंस के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूँ थ्रू मेरा क्या कहते हैं एनर्जी क्वांटिफिकेशन। तो ये वन ऑफ द क्या कहते हैं, मतलब थियोरेटिकली हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो उसका ये है लाइक क्या कहते हैं उसका जो एनर्जी प्रोफाइल है, वो एनर्जी प्रोफाइल जो है वो ये हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो एनर्जी प्रोफाइल में ये वाला है मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये है मेरा एनर्जी। मेरा एनर्जी कितने, तो रिएक्शन के प्रोसीड जैसे जैसे होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बेसिकली कैसे एनर्जी प्रोफाइल है वो होगा। तो आज मोस्टली हमने वो डिस्कस किया कि मेरे जो अमाइनो एसिड्स है वो कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चरल वगैरह हमने डिस्कस किया, पाई वैल्यू, साई वैल्यू, फिर उसके वेरिएशंस के अंदर हमने रीजंस देखे, उसके अंदर हमने फिर ये देखा कि ये लाइक प्रोटीन्स का उसकी वजह से हमें कितनी डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस आते हैं, बट वेरिएशंस क्यों अलाउ नहीं होते, डिसअलाउ हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा लाइक जो डिस्कशन है वो उसके बेसिस पे था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं प्रोटीन की प्यूरिफिकेशंस के हम बेसिकली बात करते हैं, तब मैं प्रोटीन के और स्ट्रक्चर लाइक पैरामीटर्स डिफाइन करूंगा, लाइक 1D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर और 4D लाइक 4 डिमेंशनल स्ट्रक्चर ये करूंगा। प्रोटीन के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अलग अलग उसका प्यूरिफिकेशन हम वगैरह देखेंगे, और अलग अलग टाइप्स हम देखेंगे प्रोटीन को हम कि हमने कैसे प्यूरिफाई किया। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी।